आरएल सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टर और इंडक्टर को एक एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए, हमारे पास आरएल सीरीज सर्किट कहलाता है। तो सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड with an AC source in series is known as RL circuit. नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ जाएगी सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो आप सर्किट की डिस्क्रिप्शन से ही उसकी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक एसी सोर्स है और उस एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और उस रेजिस्टर के साथ सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्टेड है। यहां पर जो रेजिस्टर हमारे पास कनेक्टेड है, फर्स्ट कर ले उसकी रेजिस्टेंस आर है और इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है हमारे पास वो एल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फिर फेजर डायग्राम, वेक्टर या फिर फेजर डायग्राम। आप लोगों को मालूम है कि जो रेजिस्टर है उसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं और जो वो आपके पास इंडक्टर है उसमें जो वोल्टेज है वो हमारे पास लीड कर रहा होता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्स हमारे पास सर्किट में मौजूद है, लिहाजा हमें इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट चाहिए और हम इन दोनों के वोल्टेजेस को ऐड कर देंगे। और वेक्टर रूल्स के मुताबिक अगर हम इसको ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो यहाँ पर ये जो पिंक वेक्टर आया है रिजल्टेंट वेक्टर, ये एक्चुअली हमारे पास इस सर्किट का नेट आरएमएस वोल्टेज शो कर रहा होगा। हमें सर्किट का नेट वोल्टेज चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास सामने बन रही है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर आप फेजर डायग्राम में देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर वीएल है, बेस हमारे पास वी आर है और दोनों का स्क्वायर ले लिया और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वी आर एम एस था। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से हमारे पास सर्किट की वी आर एम एस वैल्यू आ जाएगी और वो किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास वी आई आर के इक्वल होता है या करंट मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिशन के इक्वल होता है और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारे पास इक्वल होगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर प्लस, जबकि इंडक्टर के केस में जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल यानी कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। आई आर एम एस का स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे वी आर एम एस एज इट इज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आई आर एम एस जो है वो हमारे पास अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस हमें मालूम है ये इंपीडेंस के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो इंपीडेंस है सर्किट की वो किसके इक्वल आ जाएगी,
इम्पीडेंस की डेफिनेशन होती है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास Z यानी कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट R स्क्वायर इंटू XL का स्क्वायर। फर्दर इम्पीडेंस इज इक्वल टू, अगर आप XL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें विच इज ओमेगा L, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फेज डिफरेंस। अब अगर आप फेजर डायग्राम को देखें जो हमने स्टार्ट में बनाई थी, उसमें जो वोल्टेज है सर्किट का नेट वोल्टेज जोन से है वो लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ थीटा। और आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हुई हैं, उसमें टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर अभी मैंने आपको दिखाया कि वो हमारे पास VL है और जबकि बेस हमारे पास VR है। तो उनकी वैल्यूज अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VL ओवर VR। और अगर हम ओम्स लॉ के मुताबिक इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस है इसको इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन भी लिखा जा सकता है। VL आपको मालूम है IRMS मल्टीप्लाइड बाय XL के इक्वल होगा और VR जो से IRMS मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये, तो टेंजेंट इनवर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा XL ओवर R के। और अगर आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लिखते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की शक्ल में ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा L ओवर R। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट, अगर आप इस फेजर जो फेज डिफरेंस है इसको फेजर डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, और या आप सर्किट की इंपीडेंस की शक्ल में। तो इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंस या इंपीडेंस फेजर डायग्राम का नाम भी दिया जाता है इसको। तो बच्चे इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली अलोंग करंट आ जाएगी हमारे पास, जबकि सर्किट जो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो हमारे पास अलोंग VL आ जाएगी। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल्स, हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो बच्चे आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा ना वो एक्चुअली हमारे पास शो कर रहा होगा सर्किट की इंपीडेंस को। और यहाँ पर आप लोग ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस उसको भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और फर्दर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs डेफिनेटली एक तो हमारे पास आता है फेज से रिलेटेड। तो इन RL सर्किट हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है एक तो वो होता है हमारे पास थीटा वोल्टेज और करंट के दरमियान, और दूसरी चीज हमारे पास RL सर्किट के अंदर जो VRMS है यानी वोल्टेज है वो करंट को लीड कर रहा होता है बाय एंगल थीटा। या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि I हमारे पास इस केस में लैग कर रहा होता है V से बाय एंगल थीटा। तो ये MCQs आ सकते हैं और इनको आपने लाजमी याद रखना है ताकि मल्टीपल चॉइस वाला जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाए। थैंक यू।